हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जो है स्टार्ट हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं के आधार पर मैं डेली आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होता हूँ। तो आज की श्रृंखला में भी मैं आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने क्लास पे आते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एस जो है एक काम का 50% भाग एक दिन में करता है जबकि टी उसका 25% भाग एक दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एस और टी है, एक एस है और टी है। एस जो है किसी काम का 50% भाग जो है कितना दिन में करता है, एक दिन में करता है, जबकि टी उसी कार्य का 25% भाग कितने दिन में करता है, एक दिन में करता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताइए दोनों एक साथ मिलकर अगर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 50% है 25% है ये किस चीज को दर्शा रहा है। ये जो दर्शा रहे हैं इनकी इफिशियंसी को दर्शा रहा है, यानी इनके कार्य क्षमता को दर्शा रहा है। यानी एक दिन में ये क्या 50% का मतलब कि एक दिन में किसी कार्य का आधा कर रहा है। तो ये है एक दिन में किसी कार्य का 1/4 यानी 25% कितना होगा, 1/4 ही तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी इफिशियंसी को दर्शा रहा है, इनके कार्य दक्षता को दर्शा रहा है। तो आप जानते हैं कि कार्य दक्षता और जो समय है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर एक दिन में ये आधा कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो जाहिर सी बात है जब पूरा काम ये करेगा 2 दिन में, और ये 1/4 काम एक दिन में कर रहा है, 1/4 काम एक दिन में करे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। जाहिर सी बात है 4 दिन में करेगा। तब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया 2 दिन में करेगा, ये 4 दिन में करेगा। इसका हम एलसीएम ले लिया कितना, 4 यानी 4, कितना हो गया 3। यानी दोनों का जो काम है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पूरा काम 4 यूनिट है तो जो एस है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। और टी कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। पूरा काम जब 4 यूनिट है और टी और एस मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 4 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। तो भाग दे देते हैं 4/3, तो कितना आ जाएगा 1.33 दिन। यानी टी और एस मिलकर जब काम करेंगे तो 1.33 दिन में काम को पूरा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 3600 में बेचा गया। कितने परसेंट की छूट पे, 10% की छूट पे। कह रहा है कि वह विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि यदि छूट 15% हो यानी 15% हो। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचा जा रहा है तो उसको 3600 रुपये में बेचा जा रहा है। तो उसी वस्तु को अगर 15% की छूट पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी है, 15% की छूट पर कितनी है, 3600 रुपए है। और कितनी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, ये जो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, सॉरी ये 10% की छूट पे 15% की छूट की बात कर रहा है कि 15% की छूट पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले यह पता करेंगे कि यदि वस्तु पर कोई विक्रय मूल्य पर छूट ही नहीं दिया गया हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। क्योंकि जब हम विक्रय मूल्य पता चल जाएगा एक्चुअल उसका, तभी तो हम उस पर छूट पता कर सकते हैं कि इतने पे छूट कितना परसेंट मिला, कितने छूट पर बेचे। तो आइए इसको देखते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इस पर 10% छूट ही नहीं दिया गया हो तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये हो गया 3600 रुपए 100/90। इतना समझ में आया, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे मैथ के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर हमने जो है
इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिस्क्रिप्टिव रूप से समझाया है, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो बड़े बड़े वीडियो नहीं है, छोटे छोटे हैं, लेकिन काफ़ी बेहतर ढंग से वहाँ समझाए गए हैं। तो कितना हो गया ये? 4,000 रुपये। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उस वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा गया होता तो उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ता, हमको 4,000 रुपये में बेचना पड़ता है। लेकिन आगे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि बताइए इसमें 15% की छूट हो, तो 15% की अगर छूट होगी तो इसमें 15% की हम छूट दे देते हैं। तो जब 15% की छूट देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 85 यानी 85/100। ये हो गया कैंसिल। इसका आंसर कितना आएगा 3400 रुपये यानी 3400 रुपीज। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 24 है यानी 24 है, एवं उनके वर्गों का योग, वर्गों का योगफल है कितना 52 है। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और उनका जो योगफल है कितना है 24 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है 52 है। तो ये कह रहा है कि अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल कितना होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो मान लेते हैं कि ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। पहली संख्या को हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं हम y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई, इनका गुणनफल कितना है तो 24 है यानी 24 है। आगे यह कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल, तो इनके वर्गों का योगफल यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है 52 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, यानी हमको ज्ञात करना है x प्लस y, पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अगर इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो कुछ आपको नजर आ रहा होगा, कुछ फार्मूले के कंसेप्ट पर ये बैठ रहे होंगे, याद करिए। तो आप देख रहे होंगे कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए और बी की जगह हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी फॉर्मेट पर हम लोग इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि x प्लस वाई का हो गया होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब ये बताइए कि इसका वैल्यू कितना है 52। तो इसके स्थान पर हम 52 तो आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू क्या है 24 यानी 24 गुणते 24 कितना हो गया, ये गुणा करते हैं यानी 52 प्लस 48 यानी 52 प्लस 48, ये कितने के बराबर हो गया 100 के बराबर यानी 100 के बराबर। यानी x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर कितना है 100 के बराबर है। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 10 होता है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल ही तो पूछ रहा है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो इनका योगफल कितना आएगा 10 आएगा यानी 10 आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रभात ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 8000 यानी 8000 रुपये उधार लिया। 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, मूलधन, मूलधन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं P से। कोष्टक में 1 प्लस R/100 का पावर T माइनस 1, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या पूछ रहा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं कि ब्याज बराबर क्या होता है
थोड़ा सा मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यही होता है। और मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं कोष्टक में 1 प्लस R अपान 100 का पावर T। इतना फार्मूला उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अपने सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रभात ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना पैसा लिया उधार? 8000 यानी 8000। ठीक, P का वैल्यू हमने रख दिया। अब ये कह रहा है कि 1 किस दर से? तो 5% की दर से। कितने साल के लिए? टाइम क्या है? 2 साल। इतना समझ में आ गया? तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 21/20 और 21/20 ये कोष्टक में हो गया, ये -1 हो गया, और ये पूरे कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा? 8000 यानी 8000। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो गया 441 यानी 441 सॉरी, और ये 400 -1। फिर सॉल्व करेंगे, कितना हो गया? 8000 लिख सकते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 2041। तो कितना हो गया ये? एक जीरो ये हो गया, यानी जो उसको ब्याज मिला कितना मिला? 820 रुपए उसको ब्याज मिला। और हमसे चक्रवृद्धि ही ब्याज पूछ रहा था। तो दोस्तों जो चक्रवृद्धि ब्याज उसको मिलेगा, कितना मिलेगा? 820 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है यह कह रहा है, रूबी एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने एवं सवारी से प्रस्थान बिंदु तक वापस आने में कुल 7 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। वह दोनों ओर पैदल जाने में कुल आने जाने में कितना समय लेती है? 10 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। उसके द्वारा दोनों ओर से सवारी से आने जाने में लिया गया समय है। आइए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। मान लीजिए ये कोई दूरी है, ठीक है। एक ये बिंदु ए है और बिंदु बी है, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं। एक समय समझाने के लिए बस यहाँ क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। और रूबी क्या करती है? यहां से चलना क्या करती है? प्रारंभ करती है। यहां तक चली गई। पहले कंडीशन में क्या करती है कि पहले तो पैदल जाती है, लेकिन जब यहां से ये वापस आती है तो सवारी से आती है। आगे कुछ कंडीशन दिया है। जब इन दोनों दूरी को पैदल जाती है और आती है तो इसको कितने समय लेती है? कुल 7 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। लेकिन आगे कुछ कंडीशन दिया गया है कि जब वो सिर्फ पैदल जाती है और पैदल ही वापस आ जाती है तो जो समय लेती है वो कितना समय लेती है? 10 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। एक बात बताइए, जब 10 घंटे 40 मिनट का आने जाने में समय लेती है तो ये बताइए सिर्फ एक तरफ का कितना समय लगेगा? तो जाहिर सी बात है कि 10 घंटे 40 मिनट में क्या करेंगे? 2 से हम भाग दे देंगे, यानी 5 घंटे 20 मिनट का जो एक तरफ की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है? 5 घंटे 20 मिनट। और यहाँ दिया हुआ है कंडीशन कि 7 घंटे 20 मिनट का समय कब लेती है वो?
जब एक तरफ से पैदल जाती है और दूसरे तरफ से सवारी आती है। और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए सवारी से आने जाने का समय कितना लगेगा। तो ये बताइए जो ये समय है 7 घंटे का 20 मिनट का, तो इसमें क्या इंक्लूड है, पैदल जाने का समय इंक्लूड है और सवारी से आने का इंक्लूड है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसका एक तरफ का पैदल जाने का समय इसमें से घटा देंगे तो यहाँ हमको ये पता चल जाएगा कि एक तरफ सवारी से जाने में कितना समय लगेगा। तो हम एक तरफ का जब जाने का हमारा समय प्राप्त हो जाएगा तो आने का भी समय हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 7 घंटा 20 मिनट में से क्या करेंगे, माइनस 5 घंटा 20 मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 घंटा। यानी उसको सवारी से आने में 2 घंटे लगे, तो जब सवारी से आने में उसको 2 घंटे लग रहे हैं तो जाने में भी कितना समय लगेगा, 2 घंटा। यानी उसको आने जाने में कितना समय लगेगा, तो 4 घंटे। यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक धनराशि 126 रुपए को, यानी कोई धनराशि है कितना है, 126 रुपए है, उसको किस अनुपात में बांटना है, 1 संबंधे 5 संबंधे 6 संबंधे 9 के अनुपात में बांटना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगत अनुपात में राशियां हैं, यानी मतलब ये कह रहा है कि कितना कितना मिला है। हमसे क्वेश्चन यही कह रहा है कितने भाग में बांटना है, 4 भाग में बांटना है। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ये कह रहा है कि इनका जो अनुपात है 1 संबंधे 5 संबंधे 6 संबंधे 9 है। आप इसका क्या मतलब समझ रहे हैं, मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर पहले को 1 रुपये मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 5 रुपये मिलेगा। ठीक उसी प्रकार तीसरे को 6 रुपये और चौथे को 9 रुपये मिलेगा। मतलब इसी क्रम से बटेगा। तो इसको लगाने के 2 मेथड है। पहला मेथड है कि बेसिक मेथड और दूसरा है हम लोगों के पास ट्रिक, जिसको हम कहते हैं क्या, समानुपातिक योग के माध्यम से निकालना। तो मान लेते हैं कि जो इनके बीच का अनुपात है 1 संबंधे 5 संबंधे 6 है और संबंधे 9 है। तो सबसे हम लोग बेसिक मेथड से इसको हम समझेंगे। तो मानते हैं कि पहले को कितना रुपए मिला होगा, चूंकि अनुपात ये है इनका, तो मान लेते हैं कि 100 रुपये इसको मिला होगा। तो जब 100 रुपये इसको मिला होगा तो दूसरे को कितना मिलेगा होगा, 5x, तीसरे को 6x और ये चौथे को कितना मिला होगा, 9x। और इन्हीं सभी का जो योग है यही तो 126 रुपये के बराबर होगा। तो कितना हो गया ये, 21x 26, ये हुआ। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 126 बटा में 21। ये कितने बार भाग जाएगा, 6 बार, यानी 6 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ, यानी पहले को कितना मिला, 6 रुपए, दूसरे को कितना मिलेगा, 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि इसका पैसा माने 5 है, x की वैल्यू 6, तो 6 × 30, इसको कितना मिलेगा 36 रुपए और इसको कितना मिलेगा 54 रुपए। यह हम लोग का आंसर है। अगर हम इसको अनुपातिक योग से निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कुल संख्या कितना है 26 और इनके अनुपातों का योग कितना है तो 21, और जिसका निकालना हो उससे हम गुणा कर देते हैं। अगर पहले का निकालना है तो पहले से गुणा कर देंगे, अगर दूसरे का निकालना है तो 5 से गुणा कर देंगे, अगर तीसरे से गुणा करना है तो 6 से गुणा कर देंगे, अगर चौथे का निकालना है तो 9 से गुणा कर देंगे। जिसका पूछे उससे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले का ही निकालते हैं। तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। दूसरे का अगर बात करें तो 126 बटा में 21 गुणते 5 कितना हो गया 30, 126 बटा में 21 गुणते 6 कितना हो गया 36 यानी 36, और 126 बटा में 21 गुणते 9 कितना हो गया ये 54। तो आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से निकालें। मैं तो आपका यहाँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस मेथड को समझा रहा था, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आपको अनुपातिक योग के माध्यम से ही आप यहाँ पे निकालेंगे। ये ज़्यादा इजी होता है, कम समय लगता है, क्योंकि हमको एग्जाम में कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 4941 है यानी 4941 है
एवं लॉसा कितना है 81 है यानी 81 है, तो उन संख्याओं का मौसा क्या होगा, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर नहीं जानते तो हम बता रहे हैं आपको कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, मौसा गुणित लॉसा। ये फार्मूला होता है। देख रहे हैं रेलवे कितना इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। बस आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमेशा रेलवे पूछता आ रहा है, बस आपको अपने फार्मूले पर अच्छे से पकड़ बनाना है। तो ये बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 4941 इक्वल टू मौसा हमको ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं मौसा x है और लॉसा की वैल्यू कितनी है 81 है यानी 81 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4941/81। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 61 आएगा, यानी उन दोनों संख्याओं का जो मौसा है कितना है 61 है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा है। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं चित्र के द्वारा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई वर्ग है, क्या है, वर्ग है और इसका विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है, ये विकर्ण है और इसकी जो लंबाई कितनी है 22 सेमी है। इस विकर्ण की लंबाई 22 सेमी है। तो कह रहे हैं भुजा क्या होगा, यानी भुजा क्या है, ये भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा, यानी ये भी भुजा है। और जानते हैं कि जो वर्ग होता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी ये भी आपस में बराबर, ये भी आपस में बराबर, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आप जानते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है उसके लिए फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू होता है √2a, यही फार्मूला होता है। तो क्या हो गया √2a इक्वल टू कितना है, तो वर्ग का विकर्ण ये इसका फार्मूला हो गया और लंबाई कितना दिया इसका, यानी वर्ग का विकर्ण कितना है 22 सेंटीमीटर। तो a बराबर क्या हो जाएगा 22 यानी 22/√2। अब इसको कटाते हैं, ऐसे तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं ऊपर नीचे √2 से गुणा और भाग कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2√2 इंटू 22 और ये क्या हो गया, जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 यानी कैंसिल, यानी ये हो गया 11। तो क्या हो गया ये 11√2, ये इसका आंसर होगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक और चीज़ समझते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो आप जानते हैं कि परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। अगर आपसे यहाँ परिमाप पूछ लेता तो यहाँ a की वैल्यू हमने निकाल लिया और परिमाप बराबर होता है क्या 4a। तो कुछ नहीं करना, 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 11√2, कितना हो गया, गुणा करिए, ये 44√2। अगर इसी तरह से आपसे ये पूछ लेता क्षेत्रफल पूछ लेता, तो क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ लेता तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो चूंकि इसकी लंबाई भी बराबर है चौड़ाई भी बराबर है, तो इसका जो एरिया होगा कितना होगा यानी a², तो यानी 11√2 का स्क्वायर। अब इसका जो आंसर आए आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानस मनुष्य, ये जो मानस है मनुष्य दोगुना कार्य दक्ष है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, तो मनु अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये है मानस और ये है मोनू। यहाँ पे जो दिया गया है, इनका जो अनुपात दिया गया है, किसका अनुपात दिया गया है, इनकी कार्य क्षमता का, यानी इनकी इफिशियंसी का जो है अनुपात दिया गया है। तो हम इफिशियंसी को हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं
तो कह रहा है मानस जो है मनु से दोगुना कार्यदक्ष है, यानी इनकी जो इफिशियंसी की क्षमता है दो संबंधे एक है। और जानते हैं कि जो इफिशियंसी होती है, जो कार्य दक्षता होती है, वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब इनकी इफिशियंसी इतनी है तो ये बताइए जब इनका समय कितना लेंगे काम करने में। क्योंकि ये दोगुना तेजी के साथ काम करता है तो समय ये एक लेगा, और ये धीरे धीरे काम करता है तो ये समय ज्यादा लेगा। यानी जो इनके काम टाइम का जो समय होगा वो एक संबंधे दो होगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताइए, जब इनके बीच का अनुपात जो है एक संबंधे दो है, कार्य के दिनों का अनुपात इनके, तो मान लेते हैं कि ये x दिन में करेगा और मोनू 2x दिन में करेगा। और जब दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कार्य करते हैं? 21 दिन में। हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे कितना? 2x। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पूरा कार्य 2x है और मानस एक दिन में x काम करता है तो ये पूरा 2x काम कितने दिनों में करेगा? तो 2 और ये 1, यानी तो क्या हो गया ये, यानी 2x/3। समझ में आई बात? क्योंकि एक दिन में 2 यूनिट ये काम कर रहा है और एक दिन में 1 यूनिट ये काम कर रहा था, यानी एक दिन का जो काम है इनका कितना है? 3 यूनिट है, और पूरा काम कितना है? 2x है। तो 2x में 3 से भाग देंगे तभी तो उतना दिन निकल के आएंगे। और ये दिन किसके बराबर है? 21 दिन के बराबर है। समझ में आएगी बात? तो x बराबर कितना हो गया? 21 × 3 बटा में कितना? 2। ये तो किसका निकल गया? मानस का निकल गया। पूरा दिन ये मानस लेगा, क्योंकि मानस इतने दिन में काम को पूरा कर जाएगा। और हमसे पूछ कितना रहा है? मनु का। तो कितना हो गया? 21 × 3/2 और 2x कर रहा है तो ये x की वैल्यू है गुणते 2, यानी 63 दिन। यानी मनु जो कार्य करने में समय लेगा, कितना दिन कार्य करने में समय लेगा? यानी 63 डेज लेगा, यानी 63 दिन लेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टंकी में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र भरी टंकी को 15 मिनट में एवं दूसरा छिद्र उसे 25 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों छिद्र मिलकर टंकी को कितने मिनट में खाली करेंगे? क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो 2 छिद्र है, पहला छिद्र और ये दूसरा छिद्र। पहले छिद्र का ये क्वालिटी है कि ये 15 मिनट में किसी भरी टंकी को खाली कर देता है, और दूसरा जो है उसे 25 मिनट में खाली कर देता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दोनों साथ मिलकर किसी भरी टंकी को खाली करें तो कितने मिनट में खाली करेंगे? चलिए इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना लेंगे? 150 यानी 150। ये कितना हो गया? 10 और ये हो गया 6। इसका क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी 15 मिनट में कोई टंकी खाली कर रही है और पूरा टंकी उसको खाली करने में, और पूरा जो टंकी है 150 यूनिट का है, तो 1 मिनट में कितना यूनिट खाली करेगी? 10 यूनिट। ठीक इसी तरह अगर कोई दूसरा जो छिद्र है किसी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है, और टंकी की जो इफिशियंसी है, क्षमता है, मतलब कि उसमें 150 यूनिट पानी है, तो उसको कितने 1 मिनट में कितने यूनिट खाली करेगा? 6 यूनिट। तो 1 मिनट में कितने यूनिट खाली हो रहे हैं? तो 16 यूनिट। यानी 1 मिनट में 16 यूनिट दोनों टंकी मिलकर खाली कर रहे हैं। तो 150 यूनिट कितने मिनट में खाली करेंगे? तो किसके लिए क्या करना पड़ेगा? 150 बटा में 16। अब इसको कटाते हैं, कितना हो गया? ये हो गया 75 बटा में 8। ये कितना हो गया? मिनट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही तक।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक करें, और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।